हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोजन की। एंड लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, स्टडी किया था कुछ बेसिक पॉइंट्स को हाइड्रोजन से रिगार्डिंग। देन हमने डिस्कवरी को पढ़ा था, कैसे हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई। देन हमने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था, कैसे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं। और उसके अंदर हमने सबसे पहला मेथड पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस करके वाटर का कैसे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। आई होप आप सभी को टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए थे। और अगर आपने क्लास फर्स्ट जो है हमारे इस चैप्टर की, वो अगर आपने नहीं अटेंड की है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस क्लास के। वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा, ये आता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि कैसे हम हाइड्रोजन को लैब्स के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम और आयरन, ये सब हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है? हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में। और जब कभी भी ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ में, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में, मेनली जैसे HCl हो गया हमारा, H2SO4 हो गया, तो ये क्या लिबरेट करते हैं? ये हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर बाय द एक्शन ऑफ ग्रेन्युलेटेड जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ग्रेन्युलेटेड का मीन्स है कि छोटे छोटे हमारे पास जिंक के पीस होंगे और हम उन जिंक के पीसेस को ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे एसिड के अंदर। चलिए देखते हैं हम हमारी रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे। हमारी रिएक्शन क्या होगी? जिंक सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जो एक्वस स्टेट में होगी हमारी, तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से वर्क होगा ये। सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे आपने ये एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ है? यहाँ पे आपने HCl लिया हुआ है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है आपका? HCl है, या हो सकता है आपने क्या लिया हो? H2SO4 लिया हो। हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई सा भी एसिड ले सकते हैं। और दोनों एसिड ना हम डाइल्यूट लेंगे। डाइल्यूट का मतलब होगा कि इनके अंदर वाटर मिक्स होगा, यानी कि ये वाटर के अंदर मिक्स होंगे, तो इसलिए ये बन जाएंगे हमारे एक्वस। नाउ अब हम क्या लेंगे? हमारे पास होंगे जिंक ग्रेन्यूल्स। तो सपोज करो ये हमारे पास जिंक के छोटे छोटे पीसीज हैं। क्या है ये हमारे जिंक ग्रेन्यूल्स हैं। अब जैसे ही मैं इन जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करूंगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन होगी? वो हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। जिंक जो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड हम बोल सकते हैं, उसके साथ में रिएक्ट कर लेगा। और रिएक्ट करके क्या करेगा? तो जैसे ये हमारा जिंक हो गया, तो जिंक के ऊपर पता है आपको कौन सा चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव रहेगा। तो जिंक जाके हाइड्रोजन को उसकी जगह से क्या करेगा? हटा देगा। और क्या बन जाएगा? ZnCl2। और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे ZnCl2 के अंदर क्या होगा? Zn के पास 2 पॉजिटिव चार्ज एज इट इज रहेगा और क्लोरीन Cl नेगेटिव। अब देखिए क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम लिए हुए हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन। जब हमने डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे रिएक्शन होगी आपकी, कैसे आप फॉर्मूला बनाओगे। सेम हमारा किसके साथ होगा? सेम होगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी। तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम, जो जिंक होगा हमारा, तो ये क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड में H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो ये जाके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा हमारा ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी लिबरेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं? हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही बना रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ गई। तो ये सबसे इजी बेसिक मेथड है हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने का। नाउ अब देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब जैसे ही ये रिएक्शन होगी तो ये हाइड्रोजन गैस ऊपर लिबरेट हो जाएगी यहाँ पे।
क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तो अब हम इसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, एक और टेस्ट ट्यूब को हम इसके ऊपर रख सकते हैं और ये गैस उसमें जाके इकट्ठा होती चली जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट गैस होती है तो इसीलिए ऊपर चली जाएगी। एंड देन इस तरह से हम यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आके हमारी हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया है किस तरह से हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे लेबोरेटरी के अंदर बाय द एक्शन ऑफ जिंक मेटल, बाय वी कैन सिंपली से बाय रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल आइदर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो यहाँ पे आपको ये एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे लैब के अंदर। सो इस एक्टिविटी को आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की है यही चीजें आपको यहाँ पे दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर। नाउ अब देखिए ना, हाइड्रोजन गैस को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका होता है। क्या तरीका होता है, तो जैसे ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, तो रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, बबल्स की फॉर्म में यहाँ से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और फिर वो एयर में आके क्या हो जाएगी, यहाँ पे एयर में ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स जो आएंगे ना, ये हाइड्रोजन के होंगे। तो अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक बर्निंग कैंडल लेके आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अगर आप एक बर्निंग कैंडल, ये आपकी क्या है, एक बर्निंग कैंडल है, अगर आप उस बर्निंग कैंडल को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास अगर लेके आओगे ना आप, तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होंगे ये ब्रस्ट करके क्या होंगे, ये पॉप साउंड के साथ क्या हो जाएंगे, पॉप साउंड के साथ ये ब्रस्ट हो जाएंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि जो गैस निकल रही है यहाँ से हमारी, वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट करती है अगर हम एक बर्निंग कैंडल को उसके कांटेक्ट में लेके आते हैं। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो नाउ अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो चलिए उनको हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जिंक इज प्रीफर्ड ओवर अदर मेटल्स इन द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में तो बहुत सारे और हमारे मेटल्स हैं, तो फिर हमने सिर्फ जिंक को ही क्यों लिया, वहाँ पे किसी दूसरे मेटल को क्यों नहीं लिया। तो उसके कुछ रीजन है यहाँ पे हमारे, तो देखिए उनको रीजन को हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला रीजन है हमारे पास, granulated zinc is preferred for the preparation of hydrogen from water over pure zinc because the impurity present in granulated zinc is copper, which acts as a positive catalyst. So हम यहाँ पे प्योर जिंक क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि जो ग्रैन्युलेटेड जिंक होता है ना, उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है। किसकी इम्प्योरिटी होती है, वो होता है कॉपर हमारा। और जो कॉपर है ना यहाँ पे, वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, तो ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर भी बताया था। कैटलिस्ट हमारा एक वो सब्सटेंस होता है, एक वो केमिकल सब्सटेंस होता है, या बेसिकली हम बोलेंगे एक वो मेटल होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। यानी कि रिएक्शन जो एक नॉर्मल रेट से होगी ना, उसको ये इंक्रीज कर देगा, तो रिएक्शन और ज्यादा फास्ट हो जाएगी और खुद क्या नहीं करेगा, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे किसको प्रीफर करते हैं, ग्रैन्युलेटेड जिंक को प्रीफर करते हैं ओवर दी प्योर जिंक। नाउ सेकंड पॉइंट आता है, सम मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जिंक से, एंड इसीलिए ये ज़्यादा सुटेबल नहीं होंगे यहाँ पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से ना एक्सप्लोजिव का वर्क करेंगे। किसकी तरह से वर्क करेंगे, एक तरह से एक्सप्लोजिव की तरह वर्क करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट थर्ड आता है, जो जिंक है ना, ये बहुत ज़्यादा चीपर होता है दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में और इजीली अवेलेबल होता है, और इसको स्टोर करना भी बहुत आसान होता है। तो ये कुछ रीजंस थे कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम जिंक को ही क्यों प्रीफर करते हैं। और जिंक भी नॉर्मल नहीं होगा, ये हमारा ग्रैन्युलेटेड जिंक होगा, यानी कि जिसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं कॉपर की। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब सेकंड पॉइंट आता है हमारा, यूज ऑफ डाइल्यूट एसिड। अब हम डाइल्यूट एसिड का ही क्यों यूज करते हैं यहाँ पे,
कंसंट्रेटेड एसिड का क्यों यूज नहीं करते हैं? सो उसका भी रीजन हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रोंगनेस ही है, क्योंकि अब आपको पता है कि जो डाइल्यूट एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड हो या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, इसको हम प्रिफर करते हैं ओवर नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड को क्यों नहीं लेते हम यहाँ पे? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे अब देखिए नाइट्रिक एसिड भी सेम हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा जब कोई मेटल उसके साथ रिएक्ट करेगा, बट हाइड्रोजन गैस के बनते ही नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, और ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, उसको वाटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब हमारे यहाँ पे पॉइंट्स थे, रीजंस थे रिगार्डिंग दी लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होती है हाइड्रोजन की। नाउ अब सेकंड हमारा मेथड आता है यहाँ पे, ये आता है हमारा बोस प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो सेकंड हमारी प्रोसेस यहाँ पे बोस प्रोसेस। अब बेसिकली देखिए जो ये बोस प्रोसेस होती है ना, ये एक बहुत लार्ज स्केल पे यूज की जाती है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। जब कभी भी इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाएगा ना, तो कौन सी प्रोसेस यूज होगी, तो वो होती है हमारी बोस प्रोसेस। सो चलिए देखते हैं बोस प्रोसेस में किस तरह से यहाँ पे वर्क होगा हमारा। So using Bose process, large amount of hydrogen can be produced from cheap raw materials like coke, carbon एंड स्टीम वाटर। तो देखिए बोस प्रोसेस में ना हम लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन को बना सकते हैं और बहुत ही चीप रॉ मटेरियल्स को यूज करके। इसका मतलब जो प्रोसेस होगी ना हाइड्रोजन को बनाने की, बहुत ज़्यादा चीप होगी और बहुत लार्ज स्केल पे होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी क्या, हमारी हाइड्रोजन। अब देखते हैं किस तरह से वर्क करती है। सो व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक carbon at a temperature of about 1000 degrees Celsius, a mixture of carbon monoxide and hydrogen is produced and this mixture of gas is known as the water gas। तो जब हम क्या करेंगे, हम कोक यानी कि कार्बन लिया हमने, कार्बन को 1000 डिग्री सेल्सियस तक हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, और अब हम उसके ऊपर से क्या पास कर रहे हैं, स्टीम को पास कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होके क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। और जो ये मिक्सचर बना ना हमारा, इस मिक्सचर को हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम वाटर गैस बोलते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे, एक्सेस स्टीम इज देन मिक्सड विद द वाटर। अब जो एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे स्टीम होगी, ये वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगी, वाटर गैस के साथ में मिक्स हो जाएगी, एंड देन इसको फिर पास किया जाएगा एक कैटलिस्ट के थ्रू। और कैटलिस्ट क्या होगा हमारा, कैटलिस्ट यहाँ पे हम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ले सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। और टेम्परेचर कितना होगा हमारा, टेम्परेचर होगा अबाउट हमारा 450 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या इस चीज से, सो जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा ना यहाँ पे, वो क्या आएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वाटर गैस के अंदर, वो तो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन हमें अलग मिल जाएगी। क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये बहुत ही पॉइजनस गैस होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पॉइजनस नहीं होती है, और वो क्या होती है, थोड़ी स्टेबल होती है। नाउ अब नीचे आपको ये रिएक्शन दी हुई है, सो वाटर गैस हो गई हमारी। नाउ अब जो एक्सेस स्टीम है वो यहाँ पे रिएक्ट कर रही है किसकी प्रेजेंस में, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, इनकी प्रेजेंस में। तो हमारी क्या बन जाएगी, CO2 वाटर फॉर्म हो जाएगा, और साथ में लार्ज अमाउंट में क्या होगी, हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो हमारी हाइड्रोजन है वो हमें सेपरेट अलग एक मिक्सचर में मिल जाएगी। नाउ अब आगे क्या होगा यहाँ पे थर्ड पॉइंट में, द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन आर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड सम अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इस रिएक्शन के बाद, इस प्रोसेस के बाद कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड अभी भी हमारी बच जाएगी वहां पे। सो अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे
हटाया जाएगा, वहां से कैसे रिमूव किया जाएगा? सो पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर बाय डिसॉल्विंग इट इन कोल्ड वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 30 एटमोस्फेयर और इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास सॉल्यूशन। जो क्या कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर लेंगे, अपने अंदर मिक्स कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। नाउ अब देखिए तीनों अलग अलग हमें यहाँ पे नीचे रिएक्शन दी हुई है। सो चलिए देखते हैं रिएक्शन को। तो सबसे पहले वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इस मिक्सचर को ये क्या बना लेगा हमारे पास, ये बना लेगा हमारा यहाँ पे कार्बोनिक एसिड H2CO3। जब वाटर और CO2 क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट आएगा, हमने कास्टिक सोडे के साथ में क्या किया, इस मिक्सचर को पास किया, तो क्या होगा, CO2 कास्टिक सोडे के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, उसके साथ में रिएक्ट कर लेगी और क्या बना लेगा, ये हमारा बना लेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। देन थर्ड मेथड है हमारा यहाँ पे कास्टिक पोटाश KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम इसको बोलते हैं। तो ये भी CO2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बना लेगा और वाटर हमारा बाहर रिलीज हो जाएगा। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम CO2 को वहां से पहले रिमूव करेंगे। तो अब हमारी CO2 रिमूव हो चुकी है, अब क्या बची है हमारी, अब बचा है वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड बची है। सो अब हम उसको रिमूव करते हैं। सो कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे रिमूव करेंगे, सो जो अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, अब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी किसमें, इन अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 1 क्लोराइड लीविंग बिहाइंड हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या होता है हमारा CuCl कॉपर क्लोराइड जो होती है, तो इसके साथ में हम वहां पे रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर क्लोराइड क्या कर लेगा, CO को अपने साथ कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बन जाएगा, वहां पे कॉपर क्लोराइड और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ एब्जॉर्ब होके बाहर निकल जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा वहां पे, हमारे पास बचेगा सिर्फ हाइड्रोजन गैस। सो इस तरह से बच्चों ये हमारी रिएक्शन होगी और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे बोस प्रोसेस। तो देखिए कितने स्टेप्स में था ये हमारा, 3 स्टेप्स में था। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, अगेन मैं रिपीट करके यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1000 डिग्री सेल्सियस तक कोक को क्या करेंगे, हीट करेंगे। देन हम स्टीम उसके ऊपर से क्या करेंगे, पास करेंगे। तो क्या होगा वहां पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का और वाटर का स्टीम का एक मिक्सचर बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी होगी जिसको हम बोलेंगे वाटर गैस। देन हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जो एक्सेस स्टीम होगी, वहां पे स्टीम होगी, वो क्या करेगी, वो रिएक्ट करेगी किसकी प्रेजेंस में, एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी मैक्सिमम अमाउंट उसकी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। देन फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, वहां से रिमूव करेंगे, किसके साथ में रिएक्शन करा के, या तो कोल्ड वाटर में उसको क्या कर देंगे, वाटर गैस को पास कर देंगे 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ में, और अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कास्टिक सोडा या पोटाश सॉल्यूशन के साथ में उसकी क्या करा सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं। एंड देन लास्ट में जो अमाउंट हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड की बची थी उसको हम रिमूव कर देंगे, कैसे, कॉपर क्लोराइड की वहां पे रिएक्शन करा के। तो कॉपर क्लोराइड क्या कर लेगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड बची है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगी। सो आई होप बच्चों आप सभी को बोस प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज की। सो नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी बाय रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स विद वाटर। अब हम क्या करेंगे, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, एक्टिव मेटल का मतलब है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो कहाँ पे प्लेस होते हैं, हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर प्लेस होते हैं। तो अब हम उनके साथ में रिएक्शन करते हैं वाटर की और देखते हैं किस तरह से वो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मेटल्स की रिएक्शन, एक्टिव मेटल्स की रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ में करा रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन वेरी एक्टिव मेटल्स, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एंड सम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म डाई हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया, हमने सोडियम लिया, तो सोडियम वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस वहां पे फॉर्म हो जाएगी। सेकंड आता है पोटेशियम। पोटेशियम भी वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो देखिए जो वाटर है ना, ये हमारा कोल्ड वाटर है, तो ये याद रखना है आपको, ये कैसा वाटर है, हमारा कोल्ड है। नेक्स्ट कैल्शियम। तो कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और ये टॉप पे प्रेजेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के। तो इसीलिए क्या होता है, जो ये रिएक्शन हुई ना सोडियम और पोटेशियम की, किसके साथ में, वाटर के साथ में, ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है एंड वेरी वायलेंट होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है ना, एक जैसे हम मेटल को ऐड करेंगे ना वाटर के अंदर, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये क्या होती है, ये फायर को भी कैच कर लेती है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है ना वो हाईली फ्लेमेबल गैस होती है, बहुत जल्दी से वो क्या कर देती है, वहां पे फायर को कैच कर लेती है। सो इसी वजह से क्या होता है, इस रिएक्शन को ना थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए इसके अंदर हम किन मेटल्स को यूज करते हैं, जैसे कि हमारा अमलगम हो गया। अमलगम ऑफ दीज मेटल्स आर ऑफन यूज। अब अमलगम क्या होती है हमारी, अमलगम का मतलब होता है जब हम क्या करेंगे, मरकरी और प्लस जो भी हमारा मेटल है उनका जब हम एक मिक्सचर लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। यानी कि जब मरकरी साथ में मिक्स होती है ना, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, अमलगम बोल देते हैं। तो जो हम यहाँ पे मेटल्स लेंगे ना, सोडियम और पोटेशियम, इनकी हम अमलगम लेंगे, यानी कि इनके साथ में हम क्या करेंगे, मरकरी को मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये रिएक्शन थोड़ी स्लो हो जाएगी, तो जो वहां पे फायर कैच होनी थी वो नहीं हो पाएगी। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। अब हम आगे मूव करते हैं रिएक्शन विद हॉट वाटर। तो अब देखते हैं हम गर्म पानी के साथ में किस तरह से रिएक्शन होगी यहाँ पे। सो अब रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है ना, हमारे कुछ वो भी मेटल्स हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो देयर आर सम लेस रिएक्टिव, लेस एक्टिव मेटल्स, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया। तो मैग्नीशियम क्या हो जाता है, डिकम्पोज हॉट और बॉइलिंग वाटर, देयर बाय लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम क्या कर देता है ना, अगर हम गर्म पानी में मैग्नीशियम को मिक्स कर देंगे तो ये मैग्नीशियम हॉट वाटर को, यानी कि इस पानी को डिकम्पोज कर देगा, ब्रेक कर देगा, और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी ये रिएक्शन होती है। नाउ अब हम बात करते हैं आगे रिएक्शन विद स्टीम। अब देखिए, हॉट वाटर गर्म पानी है, अब टेम्परेचर कितना हो सकता है, 100 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम हो सकता है या उससे नीचे रहेगा। बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो इवन इस गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, स्टीम यूज करते हैं, बिकॉज जो स्टीम का टेम्परेचर है ना वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सो चलिए देखते हैं कौन से वो मेटल्स होंगे हमारे। तो सम अदर लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस एक्टिव मेटल्स, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, तो ये डिकम्पोज करते हैं स्टीम को हाई टेम्परेचर पे, जिससे क्या लिब्रेट होती है, हमारी डाई हाइड्रोजन लिब्रेट हो जाती है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे, आयरन की रिएक्शन करा रहे हैं स्टीम के साथ में। अब देखिए स्टीम भी तो क्या है, वाटर की फॉर्म है, यानी कि वेपर्स हैं वाटर के, यानी कि कंपोजिशन तो सेम रहेगी H2O। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयरन ऑक्साइड बन जाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट आया जिंक। तो जब जिंक स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी। नाउ अब जो मैग्नीशियम है ना, अब देखिए मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से किसके साथ में रिएक्ट करता है, ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करता है, जिससे बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन को। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए दोनों में, इधर भी और इधर भी, यहाँ पे दोनों में रिएक्टेंट तो सेम है हमारे, बट यहाँ पे जो H2O है वो हॉट वाटर की फॉर्म में है, और इधर जो H2O है नीचे, ये हमारा स्टीम की फॉर्म में है। तो देखिए प्रोडक्ट दोनों में एक प्रोडक्ट आपका डिफरेंट बन रहा है, इधर बन रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इधर बन रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी फॉर्म हो रही है। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। नाउ अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन से कैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सो
Hydrogen is also produced when in the presence of some catalyst steam reacts with hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन का मतलब है वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उनके पास कोई थर्ड एलिमेंट नहीं होगा, दो ही एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो जब हम क्या करते हैं, स्टीम को किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन्स के थ्रू पास करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 1270 केल्विन का टेम्परेचर लिया, किसकी प्रेजेंस में, निकिल एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो जो मीथेन होगी वो रिएक्ट करेगी वाटर के साथ में, जिससे क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी। अब ये जो रिएक्शन है ये हमारी किस तरह से होगी यहाँ पे, सो मीथेन हो गई, मीथेन हाइड्रोजन वाटर के साथ में रिएक्ट कर रही है यहाँ पे, अब ये वाटर स्टीम की फॉर्म में है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारी क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के साथ कैसे रिएक्शन हुई यहाँ पे हमारी। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। सो आगे आपके यहाँ पे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सो आपको कुछ रिएक्शंस गिवन है, आपको उनको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो अब देखिए फर्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है, अब हमें फाइंड करना है किसके साथ में रिएक्ट करेगा जिससे क्या बना ले, ये HCl बना ले, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना ले हमारा। तो सिंपली किसके साथ में रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ में। और ये हमारा एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे जिंक। तो जिंक किसके साथ में रिएक्ट करे जिससे जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाए, तो भी हमने पीछे ऊपर पढ़ा था, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ में हम रिएक्शन करा रहे थे किसकी, HCl की। नाउ अब हमें बैलेंस भी करना है, इसको याद रखना है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं होगी तो हमारी इक्वेशन रॉन्ग होगी वो, तो हमारी ये बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट थर्ड आता है हमारे पास, आयरन किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो अब याद रखना है, जब कभी भी आयरन किसके साथ में रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ में। अब आयरन याद रखना है आपको, आयरन यहाँ पे वाटर नहीं है, ये हमारी स्टीम है, क्योंकि आयरन कभी भी वाटर, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो हमेशा स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, जिससे क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, और आयरन ऑक्साइड होगी हमारी यहाँ पे Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे, तो अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 8 हाइड्रोजन है, तो इधर भी हम 8 कर देंगे, बाकी चीज ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है। नाउ नेक्स्ट आता है कार्बन। सो कार्बन वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोक है। सो कोक हमारा एक कार्बन का ही एक मटेरियल होता है, आप बोल सकते हैं कार्बन का ही एक फॉर्म होती है ये हमारी। सो H2O, अब देखिए ये H2O जो है ना हमारा, यहाँ पे नॉर्मल वाटर नहीं है, ये भी स्टीम है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था बोस प्रोसेस के अंदर, तो वहां पे हमारा जब हम रेड हॉट कार्बन 1000 डिग्री सेल्सियस पे हमने गर्म किया था, उसको हीट किया था, और फिर हम स्टीम को पास कर रहे थे, तो क्या बन रही थी वहां पे, हमारी वाटर गैस बन रही थी। तो वाटर गैस का मतलब होगा क्या बनेगा हमारा, तो हमारे बनेगा वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है पहले से ही, सो अब हमें इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है मीथेन। तो मीथेन किसके साथ में रिएक्ट करे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बने और साथ में एक और प्रोडक्ट बने, तो जस्ट नाउ अभी हमने पढ़ा यहाँ पे नीचे कि मीथेन वाटर के साथ में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। अब वाटर नहीं है, ये हमारा क्या है, स्टीम है। स्टीम के साथ में यहाँ पे क्या हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है, बहुत हाई प्रेशर के साथ में हो रही है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारी फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हमारा वाटर आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस हो गई हमारी। अब हम इसको बैलेंस कर देंगे, इधर हाइड्रोजन 6 है, तो इधर भी हमने 6 कर दिए। सो आई होप बच्चों आपको ये इक्वेशंस अच्छे से समझ में आ गई है, सभी को क्लियर हो गई है। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। सो अब हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी हाइड्रोजन की हमारी। सो अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम दो तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे डिवाइड करके, एक हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी और एक हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टीज जो हम बाहर से देख के बता सकते हैं, यानी कि वहां पे हमें उसकी कंपोजिशन को नहीं पढ़ना है,
सबसे फर्स्ट क्या आता है, तो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर कि जो हाइड्रोजन है ना, वो एक गैस है, कलरलेस, टेस्टलेस, ट्रांसपेरेंट, ओडरलेस हमारी गैस होती है। नेक्स्ट, इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स। स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है कि लेस सोल्यूबल होगी, यानी कि इसकी लेस सोल्यूबिलिटी होगी, यानी कि मिक्स तो हो जाएगी लेकिन इतनी अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं हो पाएगी वाटर के अंदर या किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट आगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स लाइटर देन एयर, इट इज इवन लाइटर देन ऑल अदर गैसेस। तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये बहुत ज्यादा हल्की होती है, जैसा हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा, सबसे ज्यादा लाइटर गैस होती है, लाइटर एयर से भी बहुत ज्यादा क्या होती है, ये लाइटर होती है। नेक्स्ट, इट लिक्विफाइज एट -252.9 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब हम इसको इतना कूल कर देंगे, -252.9 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको कूल कर देंगे, तब जाके तो ये क्या होगी, लिक्विफाई होगी, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होगी। एंड देन अगर हम इसको और फर्दर कूल करेंगे, कितना, -259.2 डिग्री सेल्सियस तक, तब जाके ये हमारी क्या हो जाएगी, सोलिडिफाई होगी, यानी कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज कम्बशेबल बट डज नॉट सपोर्ट कम्बशन। अब ये कम्बशेबल तो है, यानी कि जल जाएगी बहुत आसानी से, बट कम्बशन को सपोर्ट नहीं करती है। इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट्स। तो ये अगेन हमारी सेम प्रॉपर्टी रिपीट हो गई है, तो जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब होता है लेस सोल्यूबिलिटी, यानी कि वो इतने अच्छे से सोल्यूबल नहीं हो पाएगी। नाउ अब हमारे पास आगे आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है किस तरह से उसका केमिकल नेचर होगा, कैसे वो रिएक्ट करेगी, कैसे वो बिहेव करेगी। तो सबसे पहला आता है एक्शन ऑन लिटमस। तो लिटमस आप सभी को पता है, लिटमस क्या होता है, लिटमस हमारा एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है हमारा कि जो गिवन सब्सटेंस, गिवन केमिकल है, वो एक एसिड है या फिर एक बेस है। चलिए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे ये लिटमस के साथ में ये अपना एक्शन शो करेगा। इफ यू ब्रिंग अ वेट ब्लू लिटमस पेपर इन अ जार filled with hydrogen gas, you will observe that there is no change in the color of litmus. Similarly, if you bring a wet red litmus paper in the gas jar, again you will observe no change in the color of लिटमस। यानी कि जो लिटमस है, आपको पता है कि अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाए तो इसका मतलब कि बेस है, और अगर ब्लू रेड में चेंज हो जाए इसका मतलब क्या है, एसिड है। बट जो हाइड्रोजन गैस होती है हमारी, वो कोई भी चेंज शो नहीं करती है लिटमस के साथ में, चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल टू लिटमस। इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। एंड सेम हमने पीछे पढ़ा था 6 चैप्टर के अंदर ऑक्साइड्स के अंदर, जो हाइड्रोजन की ऑक्साइड होती है, क्या होती है हाइड्रोजन की ऑक्साइड, वो होती है हमारी H2O। H2O हमारी क्या है, ऑक्साइड है हाइड्रोजन की। तो ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होती है, ना ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगी और ना ही ये बेसिक बिहेवियर शो करेगी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल्स। तो हाइड्रोजन किस तरह से मेटल्स के साथ में रिएक्ट करती है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन है ना, वो रिएक्ट करती है डिफरेंट मेटल्स के साथ में, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, और उनकी क्या बना देती है, ये हाइड्राइड्स फॉर्म कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस ली हमने, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम के साथ में, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा सोडियम। नाउ नेक्स्ट हम हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं कैल्शियम के साथ में, तो ये बना लेगा कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2, यहाँ पे हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, उन पर्टिकुलर मेटल्स की हाइड्राइड्स बना लेता है। नाउ नेक्स्ट हमारी आती है प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पे लिया रिएक्शन विद क्लोरीन। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन कंबाइन कर जाता है क्लोरीन के साथ में इन डिफ्यूज्ड सनलाइट टू फॉर्म हाइड्रोजन
क्लोराइड, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में सनलाइट नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ी अमाउंट में सनलाइट चाहिए। तो अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करके सनलाइट में रख देते हैं उनको, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड आता है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कैसे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा। सो हाइड्रोजन बर्न करता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे क्या बनता है, वाटर बनता है, और ये बर्न करता है पेल ब्लू कलर की फ्लेम के साथ में। और ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी। सो हाइड्रोजन H2 रिएक्ट कर लेगा O2 ऑक्सीजन के साथ में, और बन जाएगा H2O, साथ में लार्ज अमाउंट में क्या होगी, हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी हमारा एक नॉन मेटल है। सो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी क्या करती है, रिएक्ट करती है। देखते हैं किस तरह से रिएक्ट करेगी। So hydrogen combines with nitrogen in the presence of a catalyst iron at a pressure of 200 atmosphere and at a temperature of 450 degree Celsius to produce the ammonia। तो ये किसको बना लेगी, यहाँ पे ये बना लेगी अमोनिया को। और ये भी रिएक्शन जो होती है हमारी एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि लार्ज अमाउंट में यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और क्या बन जाएगा। और हमारी ये रिएक्शन जो होती है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि इस रिएक्शन को हम रिवर्स करके वापस इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम सेपरेट कर सकते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को हम यूज करते हैं अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि हम इसको एक लार्ज स्केल पे यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज हेबर्स प्रोसेस, देन आप क्या बोलोगे, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया गैस बाय यूजिंग हाइड्रोजन, और सिंपली आप बोल सकते हो व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन in the presence of a catalyst iron at a pressure of 200 atmosphere and at a temperature of 450 डिग्री सेल्सियस। तो तब हमारी अमोनिया फॉर्म हो जाएगी। सो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर के साथ किस तरह से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी। सो व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू बॉइलिंग सल्फर, सल्फर को हम बॉइल कर रहे हैं, और तब हम हाइड्रोजन उसके थ्रू अगर पास करेंगे ना, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म हो जाएगी। और जिसकी जो स्मेल होती है ना, वो कैसी होती है, रोटन एग की तरह की स्मेल होती है, यानी कि जब एग्स जो है ना हमारे स्पॉइल हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो जो उनमें से स्मेल आती है हमारी, तो बिल्कुल सेम ऐसी स्मेल किसकी होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, H2S। सो ये थी हमारी रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में किस तरह से हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी। सो हाइड्रोजन एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या होगा कि ये दूसरे का रिडक्शन कराएगी, और ये ऑक्सीजन को रिमूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। कहाँ से, मेटेलिक ऑक्साइड से, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया हमारा, कॉपर ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, और जिससे क्या फॉर्म होगा हमारा, कोरोस्पोंडिंग मेटल एंड वाटर हमारा फॉर्म हो जाएगा। सो बेसिकली इस रिएक्शन को हम कहाँ पे यूज करते हैं, मेटल्स के प्योरिफिकेशन में हम यूज करते हैं, जैसे कि हमारा लेड हो गया, कॉपर हो गया, और जिंक हो गया। तो इनके प्योरिफिकेशन में हम किसका यूज करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक नीचे रिएक्शन गिवन है, लेड ऑक्साइड लिया हमने PbO, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना लेगा, लेड बन जाएगा हमारा, प्योर मेटल मिल जाएगा हमें, और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। और इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर आप सिंपली इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल देते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे, तो तब हम उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, ये अच्छे से क्लियर हो गया है सभी को। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। तो ऑयल्स के हाइड्रोजिनेशन में भी हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है ना, उस वेजिटेबल ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पे वर्क होगा हमारा।
So hydrogen is used in hydrogenation of oils to make artificial vanaspati ghee. When hydrogen is passed through liquid oils at 120 degrees Celsius in presence of finely divided nickel, the oils take up hydrogen and are changed into fats. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स बोलते हैं। तो हम क्या लेंगे? वेजिटेबल ऑयल लेंगे। सो वेजिटेबल ऑयल आप सभी को पता है, जैसे कि हमारा मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये भी एक तरह का वेजिटेबल ऑयल होता है। तो जब हम इन ऑयल्स के थ्रू क्या करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे, तो ये ऑयल्स क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या कर लेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और साथ में हम यहाँ पे कैटलिस्ट भी लेते हैं, जो होता है हमारा निकेल। और इस तरह से वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हमारे वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएंगे, या जिसको आप क्या बोलते हो, डालडा घी जो होता है हमारा। सो नीचे आपको रिएक्शन दी हुई है, कैसे रिएक्शन होगी। सो वेजिटेबल ऑयल रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल पाउडर एट अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस, और क्या फॉर्म कर रहा है? ये हमारा वनस्पति घी को फॉर्म कर रहा है। सो बच्चों, ये थी हमारे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि कैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ में? दूसरे केमिकल सब्सटेंस के साथ में। सो बच्चों, आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए हैं सभी पॉइंट्स, टॉपिक्स जो भी हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं, स्टडी किए हैं। सो बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास पे हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन को। सो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी टॉपिक्स पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, आपका अगर कोई क्वेश्चन है, देन आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बच्चों जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और इसी तरह से मैं आपको टाइम टू टाइम सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।